हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान लगा कर के अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है महाजनपद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। मेरा चैनल न्यू है और आप लोग जानते हैं कि चैनल को रेगुलराइज करने के लिए एक निश्चित संख्या में सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। चलिए महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो महाजनपद का उदय का जो समय माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय को माना जाता है। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व जो है वो भारतीय इतिहास के परिवर्तनकारी काल के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इस समय में समाज में कई सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज होने से क्या होता है कि हथियारों का निर्माण, अलग-अलग हथियार का निर्माण शुरू हो जाता है, आविष्कार शुरू हो जाता है। खेती करने के लिए यंत्रों का विकास होने लगता है। इसके अलावा दार्शनिक विचारधारा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में दार्शनिक विचारधारा का फैलाव होता है। तो इसी कारण से 6ठी सदी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास के परिवर्तन काल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावे जो गाँव होते हैं वो नगर में परिवर्तित होने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही कृषि यंत्र का विकास होता है, खेती होती है, उपज अधिक होती है, आर्थिक समृद्धि आती है, तो ये होना स्वाभाविक है। और इसी के फलस्वरूप जो होता है, जैसे जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सामाजिक या प्रशासनिक इकाई के रूप में कुल, ग्राम, विश्व और जन के बारे में पढ़ा था। तो वही जन जो है वो जनपद और जनपद जो है वो महाजनपद में बदलने लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को महाजनपद क्या है, ये समझ में आ गई होगी आ गया होगा। प्राचीन समय में जो जनपदों की जानकारी मिलती है वो कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जहाँ से ये जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों बौद्ध धर्म के ग्रंथों से और जैन धर्म के ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें तो उसमें अंगुत्तर निकाय प्रमुख है और जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसमें भगवती सूत्र प्रमुख है, जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ का शाब्दिक अर्थ देखें महाजनपद का, तो उससे पहले हम जनपद का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। जनपद, जनपद का जो है शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहाँ जन अथवा लोग अपने पाँव रखते हो, ठीक है? और महाजनपद जो है वो बड़ी आर्थिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जाता है। यहाँ के जन से जो बड़ा क्षेत्र है, जहाँ जन से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो वही महाजनपद होता है। तो चलिए थोड़ा-सा इस महाजनपदों के विस्तार, जो 16 महाजनपद जो की जो जानकारी मिलती है, वो कहाँ-कहाँ अवस्थित थी उस समय, उसको मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम मैप को देखते हैं, तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के आस-पास हमें एक महाजनपद दिखाई देता है, गांधार, ठीक है? और अगर हम इधर पूर्व की तरफ आते हैं, तो यहाँ हमें दिखाई देता है अंग, ठीक है? और अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है अश्मक, ठीक है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 16 महाजनपदों का विस्तार जो था वो अफ़गानिस्तान से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर के दक्षिण भारत तक गोदावरी नदी के आस-पास के क्षेत्र तक था, ठीक है? अब हम चलिए एक-एक करके 16 महाजनपदों के नाम को देखते हैं और उसकी राजधानी को देखते हैं। उससे पहले इसके करैक्टर को हम लोग देखते हैं कि उस समय के जो महाजनपद थे उसका किस तरह का बनावट था, किस तरह का आकार प्रकार था। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि महाजनपद जो थे वो नगरीय भी थे और ग्रामीण परिवेश का भी अस्तित्व था। ऐसा नहीं था कि सारा का सारा महाजनपद का नगरीकरण हो गया था।
और ऐसा भी नहीं था कि सारा का सारा जो महाजनपद है वो ग्रामीण परिवेश का था। दोनों का मिश्रण हमको दिखाई देता है। जब उस समय के इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो महाजनपद में ग्रामीण परिवेश का भी अस्तित्व दिखाई देता है और नगरीकरण का भी अस्तित्व दिखाई देता है। अब हम जब 16 महाजनपदों की बात करते हैं, तो आगे चल कर के जैसे महाजनपदों का निर्माण हुआ, तो आगे चल कर के इस 16 महाजनपदों में जो सबसे विस्तृत और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद के रूप में उभरता है, तो वो मगध महाजनपद होता है। यानी कि 16 में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता है, वो मगध होता है। तो मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महाजनपद के बाद हम लोग मगध से ही शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी जनपदों के नाम और उसके राजधानी को देखते हैं। आप लोग भी एक ब्लैंक मैप लेकर के अगर इस तरह से लिख के रख लेंगे, तो आपको याद करने में आसानी हो, याद करना नहीं पड़ेगा। आप 2 बार 3 बार मैप को देखेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, या आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी देख कर के 2 बार 3 बार अगर इसको आप देख लेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर की दिशा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है गांधार। गांधार की अगर हम बात करें, तो ये अवस्थित है रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें, तो ये है आपका तक्षशिला। इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। ठीक है? उसके बाद है कुरु। कुरु महाजनपद की अगर हम बात राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी था इंद्रप्रस्थ। और इसका अगर हम लोकेशन देखें, तो ये दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में विस्तृत था। इसके अलावा एक हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, और अभी तो जम्मू कश्मीर उसको पीओके कह सकते हैं। पीओके वाले एरिया में तो वहाँ एक महाजनपद था कंबोज, और उसकी अगर राजधानी की बात हम करते हैं, तो उसकी राजधानी थी हाटक, जो पीओके जो है अभी के समय में पाक अधिकृत कश्मीर, उस क्षेत्र में अवस्थित थी। यहाँ एक आप लोग राजौरी राजौरी का नाम सुनेंगे। राजौरी और हजारा का क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो अब हम लोग गांधार, कंबोज और कुरु देख चुके हैं। अगला है सुरसेन। सुरसेन महाजनपद की अगर हम राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी थी मथुरा, और ये अवस्थित कहाँ? वर्तमान उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पांचाल। पांचाल की राजधानी की अगर हम बात करें, तो उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है? उसके बाद है काम्पिल। उसके बाद कौशल। कौशल महाजनपद जो था वो भी उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित था, और उसकी राजधानी की अगर हम बात करें, तो वो राजधानी थी श्रावस्ती। इसके अलावा एक मल, और इसकी राजधानी की हम बात करें, तो वो कुशावती, और ये भी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का जो इलाका है, उस इलाके में विस्तृत था। इसके अलावा एक काशी। काशी को तो हम लोग जानते ही हैं, और काशी महाजनपद की अगर हम राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसके बाद था वत्स। वत्स महाजनपद, और अगर इसकी राजधानी की हम बात करें, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो वर्तमान के इलाहाबाद में अवस्थित थी। और एक और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो वो था चेदी, और इसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती, और जो ये भी उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित थी। बुंदेलखंड का जो इलाका है, उस क्षेत्र में ये पड़ता था। इसके अलावा चलिए हम उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में चलते हैं। तो बिहार में 3 महाजनपदों का उल्लेख है। एक था वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली। वास्तव में वज्जी जो था, एक छोटे-छोटे 8 राज्यों को मिला करके एक संघ था, और वैशाली में ही विश्व के प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। वहाँ के जब हम प्रशासनिक इकाई को देखते हैं, तो उससे ऐसा पता चलता है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो लोकतांत्रिक थी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब कई लोगों को मिला करके संघ का निर्माण किया गया था, तो वहाँ सबों का निर्णय महत्वपूर्ण था। कोई भी डिसीज़न सबों के सहमति से ही लिया जा सकता था। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि वैशाली में जो था वो गणतांत्रिक व्यवस्था था, राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं था। और इसकी अगर हम बात करें, जैसे इसमें जो 8 संघ थे, उसमें जो कुछ प्रमुख थे, वैशाली, विदेह, मिथिला, ठीक है? उसके बाद लिच्छवी, ठीक है? तो इस तरह से 8 छोटे-छोटे राज्यों का ये एक संघ था, और इसका अगर हम क्षेत्र देखें, तो ये दरभंगा और मुज़फ्फरपुर का जो बिहार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था।
इसके अलावा दूसरा जो बिहार में महाजनपद है, जनपद का उल्लेख मिलता है वो अंग, और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है चंपा, जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में विस्तृत था। और तीसरा जो 16 महाजनपदों में भी सबसे विस्तृत था, वो भी बिहार में ही अवस्थित था और इसका नाम था मगध। मगध की अगर हम राजधानी की बात करें तो राजगृह इसकी राजधानी थी। हालाँकि मगध के बाद में राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली भी बनता है, जब वज्जी संघ को मगध में मिला लिया जाता है, और कुछ समय उसके बाद कुछ समय पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी रहती है, लेकिन जब भी इसकी प्रथम राजधानी की बात आएगी तो वो राजगृह ही होगी। और ये पटना और गया का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। उसके बाद चलिए हम मध्य प्रदेश के तरफ बढ़ते हैं, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो महाजनपद का प्रमाण मिलता है उसका नाम था अवंती। और अवंती महाजनपद जो था ये 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, और दोनों की राजधानी भी अलग-अलग। उत्तरी अवंती जो था उसका राजधानी उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती का राजधानी जो है था वो था माहिष्मती। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत में जो महाजनपद अवस्थित थी वो थी अश्मक, और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो पोटली या पोतन, ठीक है। और ये इसका विस्तृत जो था वो गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसके अलावा अगर हम एक और महाजनपद की बात करें तो वो था मत्स्य, और इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। और अगर इसके हम विस्तार देखें तो ये राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो इलाका है, उस इलाकों में इसका विस्तार था। तो इस प्रकार हमने 16 महाजनपदों को देख लिया है और उसकी राजधानी को भी देख लिया है। सबसे बड़ी महाजनपदों के बारे में भी हम देख लिए हैं, और महाजनपद क्या होता है इसको भी हम लोग जान चुके हैं। अगर 1 से 2 बार आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो महाजनपद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। देखिए, महाजनपद से 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे राजधानी पूछ लिया जाएगा कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा कभी-कभी लोकेशन भी पूछ लिया जाएगा कि कहाँ अवस्थित था, ठीक है? उसके अलावा सबसे शक्तिशाली पूछ लेगा, और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा महाजनपदों का विस्तार वर्तमान के किस राज्य में था? तो वो तो पता ही होगा आप लोगों को, देखने से ही पता चल गया होगा कि ये उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद अवस्थित थी, 3 बिहार में, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दिल्ली में 1, दिल्ली, हरियाना और मेरठ के क्षेत्र में अगर की बात करें, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, फिर भी ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मिला कर के 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, और इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मगध साम्राज्य से संबंधित होगा। उसमें हम लोग मगध के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। बाकी महाजनपद उतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया कि लोकेशन, राजधानी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेंगे भी तो यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चंस। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मगध से आता है, तो मगध को हम लोग अलग से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।